हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 8 केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है वाटर। तो आज हम वाटर का रिवीजन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फाइनली मैं आपको एक होमवर्क दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पानी जो हमारे आसपास है और जिसके बिना हम जी ही नहीं सकते। जी हाँ बच्चों, तो पानी हमारी अर्थ पे वाइडली स्प्रेड है, हर जगह पानी ही पानी है, और इट इज second important after air, right? It is second only to air in the importance of life। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर एयर नहीं है तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। एयर है लेकिन पानी नहीं है तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ आवर अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 18। तो ओशियंस ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर अर्थ सरफेस, और इसमें खूब सारा पानी है, राइट। तो यहाँ से ये जो मॉलिक्यूलर वेट है ये कैसे बना है? सबसे पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन्स हैं तो इनटू 2 कर दिया तो हो गया 2। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का वेट है 16, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन का एटम है तो इनटू 1 सो 16। सो टोटल करो कितना हो गया? सो टोटल हो गया 18। तो ऐसे आया है हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। इसी तरह अगर आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहते हो ना, तो जो उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स है उनका मॉलिक्यूलर वेट लिखो, कितनी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है अकॉर्डिंगली, और उसके बाद उनको ऐड कर दो, सिंपल। अब वाटर में देखें तो अलग अलग तरह का पानी है, जैसे कि नेचुरल वाटर है जो कि रिवर्स, ओशंस, वेल्स और लेक्स में होता है, और ये हमारे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक लिविंग सेल को पानी चाहिए होता है उसके बायो केमिकल रिएक्शंस के लिए, ठीक है। अब पानी जो है ना, पानी नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे रेन वाटर, रिवर एंड लेक वाटर और सी वाटर। तो रेन वाटर इज सेड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, और रिवर और लेक के वाटर की बात करें तो ये एक इम्प्योर फॉर्म है पानी का, और इसमें डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज भी होती हैं। जैसे पानी चलता है रिवर्स में तो आसपास से मिट्टी, जो भी आसपास में कूड़ा कचरा सब उसके साथ साथ चल पड़ता है, राइट। तो इसलिए ये एक इम्प्योर फॉर्म है। वैसे ही सी वाटर सबसे ज़्यादा इम्प्योर फॉर्म है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड का यानी कि सॉल्युबल सॉल्ट्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। सो दीज आर द 3 नेचुरल फॉर्म्स ऑफ वाटर। और इसमें से रेन वाटर जो है वो कैसे बनता है? जब हमारी अर्थ से पानी इवेपोरेट होता है, ऊपर जाके कंडेंस हो जाता है, और फिर जब क्लाउड्स बनते हैं और वो हैवी होके पानी नीचे गिरता है, तो ऐसे रेन वाटर बनता है, करेक्ट। तो आई होप आपको समझ आ गया है। आगे बात करते हैं वाटर बिलो द अर्थ। तो अर्थ के नीचे भी पानी है, वेल्स में है, स्प्रिंग्स में है, और साथ ही साथ इनमें भी ना कुछ डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज होती हैं। अब नीचे है तो नीचे पत्थर है, मिट्टी है, सो इट कंटेन्स द डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज विच आर एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द सॉइल पर्कोलेशन, एंड ऑल्सो वाटर इन द फ्रोजन फॉर्म। स्नो और फ्रॉस्ट की फॉर्म में जो पानी है वो भी एक तरह का पानी ही है। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें पानी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर पानी क्या हो जाता है? यहाँ पर पानी क्रिस्टलाइज हो जाता है एट लो टेम्परेचर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो हेनरी केवेंडिश ने 1781 में ये शो किया था कि पानी एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। एक्सपेरिमेंटली इसको सिंथेसाइज किया गया, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मतलब एयर में बर्न किया गया, और जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बर्न किया गया तो पानी बना, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, सिंबल्स फार्मूलाज का यूज किया है, तो मुझे इसको बैलेंस करना इज मस्ट,
करेक्ट, याद है ना? तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन को हम बर्न करते हैं एयर में तो पानी बनता है और इसी से इसका नाम आया है। हाइड्रो मतलब पानी, पानी के बनने का प्रोसेस। सो इट वाज इन एक्सपेरिमेंटली सिंथेसाइज्ड बाय बर्निंग हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन। अब अगर हम स्टेट्स ऑफ वाटर की बात करें तो किसको नहीं पता पानी किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हम सबको पता है। जैसे कि फ्री स्टेट है, कंबाइंड स्टेट है। फ्री स्टेट जैसे कि ओशियन, रिवर्स, लेक्स, एटमॉस्फेयर में पानी है। कंबाइंड स्टेट जैसे हम हमारे अंदर भी पानी है, प्लांट्स में भी पानी है, हाइड्रेटेड मिनरल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सब में पानी प्रेजेंट है लेकिन एक कंबाइंड स्टेट में, राइट। अब बात करते हैं वाटर एज एन असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब वाटर ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है और ये सबसे लार्ज परसेंटेज में है। ह्यूमन बॉडी में 70%, ह्यूमन बॉडी में 70% सिर्फ और सिर्फ पानी है। और पानी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मीडियम है ऑफ बायो केमिकल रिएक्शंस का, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है, विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट्स, राइट। अब बॉडी की बात करें तो बॉडी में जैसे हमारे ब्लड है तो ब्लड में भी पानी है, उसी में तो अलग अलग सेल्स घूमते हैं, हमारे टिश्यूज में भी पानी है। और ये पानी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन ये हमारी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन का भी काम करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज वाटर इन द फूड स्टफ। तो अलग अलग फूड स्टफ्स हैं, उनमें कितना कितना पानी है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे अगर मिल्क की बात करें तो 85% वाटर है, बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटेन्स द फ्लूइडिटी। नेक्स्ट इज मीट। मीट में 75% पानी है, तो जो मसल टिश्यूज हैं नेचुरली उनमें पानी होता है फॉर मूवमेंट एंड मेटाबॉलिज्म। टमेटोज में भी 74% पानी है, एंटायरली जूसी फिल्ड सेल्स होते हैं इनमें जो फ्रेशनेस को मेंटेन करते हैं। एग्स की बात करें तो 73% पानी है, एल्ब्यूमिन में मोस्टली पानी होता है, विच एनेबल द न्यूट्रिएंट स्टोरेज एंड एम्ब्रायो डेवलपमेंट। वीट की बात करें तो 47% पानी है, विच इज स्टोर्ड, सीड्स कंटेन द स्टोर्ड वाटर, जो कि उन्हें जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी होता है। ब्रेड में 30% पानी है, विच इज़ यूज ड्यूरिंग द डो फॉर्मेशन एंड इवेपोरेट्स जब हम उसे बेक करते हैं। तो ये अलग अलग तरह के हैं। अब बात ये है कि वाई हाई वाटर कंटेंट मैटर्स। ये क्यों मैटर करता है? क्यों? क्योंकि ये हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को एक फर्मनेस देता है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। तो जब भी मिनरल्स फूड को ट्रांसपोर्ट होना होता है फ्लोएम के थ्रू, तो फ्लोएम एडजेसेंट जाइलम से पानी लेके फिर ही इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा ज़रूरी है। इट रेगुलेट्स टेम्परेचर, असेंशियल इन द ह्यूमंस वाया स्वेटिंग, राइट, एंड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सब के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। पोर्टेबल वाटर मतलब ऐसा पानी जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ हो, विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड मस्ट नॉट कॉज एनी डिजीज और एनी हार्म टू आवर हेल्थ, दैट इज़ अ पोर्टेबल वाटर। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये क्लीन होना चाहिए, इसमें कोई स्मेल, कोई कलर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया एंड जर्म्स, और साथ ही साथ इसमें डिजॉल्व्ड हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं होने चाहिए, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, साइनाइड, यूरिया, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। इवन ये जो सस्पेंडेड मैटर होता है जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर पानी में ऐसी कोई भी चीज़ मिलती है वो इंडिकेट करता है कि ये पानी इम्प्योर है। पैथोजन से वाटरबॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं जिससे लोग बीमार हो सकते हैं। टॉक्सिक केमिकल से हमारी बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है, हमारी बॉडी बीमार हो सकती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी हैं कि इनमें डिज़ोल्व्ड गैसेस और मिनरल्स होने चाहिए एंड इट शुड नॉट बी कंप्लीटली फ्री ऑफ सॉल्ट्स, मतलब ज़ीरो सॉल्ट वाटर नहीं होना चाहिए। हमारी बॉडी को कुछ सॉल्ट्स चाहिए फॉर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए। तो अगर फ्री फ्रॉम सॉल्ट हो गया तो वो डिस्टिल्ड वाटर हो गया, दैट इज़ अगेन नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग, राइट। तो प्लेजेंट टेस्ट होना चाहिए जो, और उस प्लेजेंट टेस्ट के लिए कुछ मिनरल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं।
अब अगर हम पानी की बात करें, सो वाटर विच इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग वो होता है सेलाइन वाटर, यानी कि सी वाला पानी जिसमें डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, और डिस्टिल्ड वाटर जिसमें बिल्कुल भी डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स नहीं होते हैं। अगर आप लंबे टाइम तक ऐसा पानी पियोगे जिसमें डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स नहीं हैं, तो उससे हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज़ आना शुरू हो जाएँगी। राइट। एक्सेस सॉल्ट होने की वजह से इससे क्या हो सकती है, इससे हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है। क्लियर हो गया। तो हर एक चीज क्या है, रीजन क्या है, वो मैं आपको बता रही हूँ। नीड फॉर पोर्टेबल वाटर, सो ऑल्दो अर्थ हैज ह्यूज वाटर रिजर्व्स, लेकिन उसमें से कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ वाटर है जिसे हम पी सकते हैं। ये पानी रिवर्स और लेक्स में है, इट मस्ट बी मे बी अनसेफ, क्योंकि जो रिवर्स में और लेक्स में पानी है वो अनसेफ हो सकता है क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, वो पानी पॉल्यूटेड हो सकता है, तो उसे यूज करने से पहले हमें उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा। अब कंटैमिनेंट्स क्या-क्या हो सकते हैं पानी में? डिसॉल्व्ड मिनरल्स, गैसेस, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का होना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पानी में होना, या फिर क्ले, सैंड, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का होना, या फिर किसी भी तरह से सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट और डिकेइंग मैटर का होना। तो ये जो वाटर बॉडीज है ना, इवन इन वाटर बॉडीज में ना कंटैमिनेशन हो जाती है, जिससे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेज हो सकती हैं। ठीक है। ये जो फ्लोइंग वाटर है, इनमें सॉइल होता है, सॉइल होती है, आसपास के डिब्री होता है, जिससे पानी खराब हो जाता है, तो इसीलिए ये भी कंटैमिनेंट्स ही होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस पानी को यूज करने से पहले उसे प्योरीफाई करना पड़ता है। पानी को प्योरीफाई कैसे करें? सो देयर आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज प्योरीफाइड यूजिंग प्योरिफिकेशन प्लांट, और वाटर को घरों में डोमेस्टिक यूजेस के लिए सप्लाई करने से पहले अगर रिवर लेक से लिया जा रहा है, तो उसे पहले साफ किया जाता है। सो रॉ वाटर कंटेन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड हार्मफुल जर्म्स, तो उसके लिए हम अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं। जैसे सेडिमेंटेशन का करेंगे, जिसमें ये जो पत्थर है, मिट्टी है, ये सारी नीचे बैठ जाएगी। फिल्ट्रेशन से और जो फाइनर इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव करेंगे, और क्लोरिनेशन यानी क्लोरीन ट्रीटमेंट से हम जर्म्स को मार देंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में ऑल्सो बी मेड सेफ बाय बॉइलिंग फॉर, जैसे कि जर्म्स और बैक्टीरिया को मारने के लिए। जैसे घर में होता है ना कई बार कि आरओ काम नहीं कर रहा, टैप से आपने पानी ले लिया, तो इस पानी को ना अगर आप बॉईल करोगे, अच्छे से बॉईल कर लोगे, फिर आप इस पानी को यूज़ कर सकते हो पीने के लिए। लेकिन ये तो होता है ना कि जब बिल्कुल थोड़ा-सा पानी होता है, लेकिन जब लार्ज क्वांटिटी में अब पूरे शहर को पानी देना, तो बॉइलिंग से काम नहीं चलेगा। सो नाउ वाटर एज अ सॉल्वेंट, वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है ना जिसमें बहुत सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं, जैसे सॉल्ट, शुगर, कुछ एसिड्स, कुछ बेसिस। ऑल्सो इट डिसॉल्व्स मेनी गैसेस, जैसे कि अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बिकॉज इट डिसॉल्व्स ऑलमोस्ट ऑल द कॉमन सब्सटेंसेस, तो इसे एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बुलाया जाता है। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? ये पोलर होते हैं, एंड इट अट्रैक्ट एंड पुल अपार्ट सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है। तो ये सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और इन्हें मतलब इट अट्रैक्ट्स एंड पुल अपार्ट द सॉल्यूट पार्टिकल्स। और जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी इजीली पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इन पोलैरिटी की वजह से, और काफी वीक से बॉन्ड्स बनाते हैं ये पानी के साथ। अब सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होता है? अब देखो, ये है एक ग्लास, इस ग्लास में मैंने डाला पानी, और इस पानी में डाल दी मैंने थोड़ी सी चीनी। तो वो चीज जो थोड़ी क्वांटिटी में है, जो इस ज्यादा सी चीज में डिसॉल्व हो रही है, दैट इज अ सॉल्यूट। जो विजिबली पहले दिखाई दे रही थी, लेकिन बाद में जब मैंने इसको घोला, स्टर किया, तो ये डिसअपियर हो गई। ठीक है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। सो दिस इज अ सॉल्यूट, एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, शुगर एंड कॉपर सल्फेट। वहीं पर ये जो ज्यादा क्वांटिटी में जो लिक्विड है, जिसमें मैं सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रही हूँ, दिस इज अ सॉल्वेंट, एंड इट इज द वाटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स पोलैरिटी एंड बिकॉज ऑफ इट्स अबंडेंस। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। तो जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक ऐसा होमोजीनियस सा मिक्सचर बना लेते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट,
तो उसे हम सॉल्यूशन बुलाते हैं। एंड पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और अब आप इन्हें फिल्ट्रेशन से भी अलग नहीं कर सकते हो। तो ऐसा एक होमोजीनियस मिक्सचर एक सॉल्यूशन कहलाता है। अब एग्जाम्पल्स ले लेते हैं सॉल्यूट के, जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो पानी में डिसॉल्व हो जाए सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाएगा, शुगर डिसॉल्व होगा पानी में शुगर सॉल्यूशन बनाएगा, कॉपर सल्फेट पानी में डिसॉल्व होकर ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाएगा, चारकोल इनसॉल्युबल है पानी में तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, केरोसिन भी इनसॉल्युबल है तो ये भी पानी के ऊपर एक अलग सी लेयर बना लेगा। ठीक है, अब आते हैं सॉल्युबिलिटी और वो फैक्टर्स जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले द कंडीशंस अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या कंडीशंस हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? सो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, सो सॉल्यूट मस्ट बी सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन। तो अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है तो हमें सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट डालना पड़ेगा, और ये सॉल्यूट ना प्रॉपरली सॉल्युबल होना चाहिए। जैसे चारकोल और वाटर से आप सॉल्यूशन नहीं बना सकते, लेकिन शुगर और वाटर से बना सकते हो, सो कॉमन सॉल्ट से भी बना सकते हो। तो ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब जो भी पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो इनसॉल्युबल है पानी में। तो ये क्या होते हैं? दे कैन नॉट ब्रेक। ठीक है, दे कैन नॉट ब्रेक इनटू पार्टिकल्स, राइट। तो मतलब ब्रेक नहीं होंगे तो ये मिक्स नहीं होंगे पानी में। नाउ द प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट यूज्ड। तो सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होना चाहिए और सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, ताकि सॉल्यूट अच्छे से इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सके। अगर आप सॉल्यूट बहुत ज़्यादा ले लोगे तो वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा और एक सॉल्यूशन नहीं बनेगा। सिंपल। पार्टिकल साइज ऑफ द सॉल्यूट। अब जो पार्टिकल साइज है वो कैसा है? छोटा है, फाइनली डिवाइडेड सॉल्यूट है तो वो जल्दी से डिसॉल्व होगा। मतलब आप एक ना वो आती है ना, मिश्री आती है, बड़ी बड़ी सी मिश्री आती है, तो मिश्री को अगर आप पानी में डाल दोगे ना, आप उसको डिसॉल्व करोगे, उसको बड़ी देर लगेगी उसको घुलने में। लेकिन वहीं पर जो शुगर होती है जो नॉर्मली हम घरों में यूज करते हैं, अगर आप वो एक चम्मच लेके उसमें डाल दोगे, सेम क्वांटिटी का ही मान लो, ठीक है, 10-10 ग्राम का ले लिया, तो वो शुगर ना क्योंकि स्मॉल है, फाइनली मतलब फाइन पीसेस है ना, तो वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। टेम्परेचर, अगर आप पानी को हल्का सा गर्म कर दो, ठीक है, तो जल्दी शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। मान लो गर्म करने के बजाय आपने उसको फ्रीजर में रख के ठंडा कर दिया, तो अब शुगर को डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा। ठीक है, ना द प्रॉपर मिक्सिंग, तो अगर आप कंटिन्यूअसली उसको स्टर करते जाओगे ना, तो वो क्विकली क्या हो जाएगी? वो मतलब घुल जाएगी। तो इसमें क्या होता है? इट ब्रिंग्स फ्रेश सॉल्वेंट इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्यूट पार्टिकल्स। करेक्ट। और यहाँ पर क्या होता है? जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो टेम्परेचर के हाई हो जाने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उसकी वजह से पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं इजीली। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन वाटर में। कुछ दो तरह के सॉल्यूशन की, एक होता है अनसेचुरेटेड। देखो मैंने ना ये क्लास 6 में भी शायद मैंने ये सेम ही चीज़ एग्जाम्पल लिया था, सिमिलर सा ही एग्जाम्पल लिया था, आपको भी वही देती हूँ। मैं आपको 4 ग्लास पानी के पिला दूँ और मैं बोलूँ कि एक और ग्लास पानी का पियो। आप बोलोगे मैम प्लीज़ हाथ जोड़े थक गए हैं, मत दो, नहीं पिया जा रहा है। वी आर सैचुरेटेड, मतलब पूरा पानी इधर तक आ चुका है, अब और जगह है ही नहीं, राइट? दैट इज़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जहाँ पर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉल्यूट को और डिसॉल्व नहीं कर सकता, राइट। लेकिन एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर अभी भी सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। एक ग्लास पानी पिया है, मैंने बोला एक और पी लो, आपने पी लिया। मैंने बोला एक और पी लो, आपने वो भी पी लिया। सो दैट टाइम यू आर अनसेचुरेटेड, right? So solution can dissolve more solute, then it is unsaturated. If it cannot dissolve more solute at that temperature, it is called as saturated solution. क्लियर हो गया? तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वयं। अब क्या है? अब है सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है। अब व्हाट
is a solubility, so define solubility. So it is the maximum amount of solute जिसे हम grams में ले रहे हैं that saturates 100 gram of water at a given temperature. आप given temperature लिख लो, आप T डिग्री सेल्सियस ले लो. T डिग्री जो है वो बेसिकली टेम्परेचर ही है जो एक given टेम्परेचर है. क्लियर है? नाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर. मोस्टली जो हमारे सॉलिड होते हैं ना, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी. जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट मोर डिजॉल्व्स मोर एट हायर टेम्परेचर. वहीं पर कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं विच उनकी जो सॉल्युबिलिटी है इट इंक्रीजेस ओनली स्लाइटली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जैसे कि टेबल सॉल्ट, राइट. तो थोड़ी सी ही बढ़ा पाओगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं. तो जैसे जैसे हीट बढ़ेगी, सो हायर द हीट फास्टर इज द पार्टिकल मोशन, और इसकी वजह से बेटर डिसोल्यूशन हो जाएगी. क्लियर है यहाँ तक? किसी तरह का कोई डाउट मुझे बता देना. नेक्स्ट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर. अब कुछ लिक्विड्स होते हैं ना जो मिसिबल होते हैं, यानी कि जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं. कुछ होते हैं इमिसिबल जो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, जैसे कि एल्कोहल और वाटर कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं. ग्लिसरीन एंड वाटर कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं. वहीं पर ऑयल वाटर, केरोसिन वाटर ये मिक्स नहीं होते हैं. हमेशा ही पानी के ऊपर आपको ऑयल की एक लेयर देखने को मिलती है. So those liquids which mix completely well, they are miscible liquids, and which do not mix completely well, they are immiscible liquids. So ये जो liquids होते हैं they have similar molecular forces, और इसकी वजह से यहाँ पर हमें परफेक्ट मिक्सिंग देखने को मिलती है. इसके सिवा ऑयल जो है ना, अब यहाँ पर देखो ऑयल हमने पढ़ा है कि वाटर कैसा होता है, वाटर पोलर है और ऑयल नॉन पोलर है. ठीक है, तो वाटर पोलर है, ऑयल नॉन पोलर है. इसी नॉन पोलैरिटी की वजह से ऑयल वाटर, केरोसिन वाटर मिक्स नहीं हो पाते हैं. अब बात करते हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. तो देखो इस पे ना टेम्परेचर का बड़ा ज़्यादा इफेक्ट होता है. जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेस गैस विल डिजोल्व इन वाटर. टैप वाटर हैज डिजोल्व्ड एयर. ठीक है, सो व्हेन इट इज बॉइल्ड गैस एस्केप हो जाती है एंड वाटर टेस्ट्स फ्लैट. जब हम पानी को बॉईल करके पीते हैं तो उसका टेस्ट फ्लैट हो जाता है, क्योंकि उसमें से गैसेस एस्केप हो जाती हैं. तो हायर द टेम्परेचर लेस आर द गैसेस विच आर डिजोल्व्ड इन इट. करेक्ट? क्लियर हो गया? अब बात करते हैं प्रेशर की. तो प्रेशर के साथ सॉल्युबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन है. जैसे कि सोडा वाटर है, इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व्ड अंडर प्रेशर. जैसे ही आप बॉटल को ओपन करते हो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिज से क्या हो जाती है, एस्केप हो जाती है. क्लियर? नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिजॉल्व्ड सॉलिड्स. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना वो क्या क्या हैं, जैसे मिनरल सॉल्ट्स, इम्प्योरिटीज इन रिवर, टैप और वेल वाटर. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि ये हमारी ग्रोथ के लिए असेंशियल होते हैं. ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करते हैं, और ये ड्रिंकिंग वाटर को ना एक वो टेस्ट सा देते हैं. मतलब वो एकदम फ्लैट नहीं. मतलब कई जगह होता है ना, जैसे मैं जब अपने होम टाउन जाती हूँ ना, तो हमारा बोरवेल का पानी आता है. तो हमने अपने घर में, अपने ही खेत में पंप लगा रखा है, और डायरेक्टली वो पानी हमारे घर में आता है. तो जब मैं वहाँ जाती हूँ और मैं उस पानी को पीती हूँ ना, तो मुझे वो इतना टेस्टी लगता है कि मैं हर बार ये बोलती हूँ कि मम्मी ये पानी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी है. और फिर जब मैं वापस यहाँ आती हूँ और फिर मैं जब यहाँ का पानी पीने लगती हूँ ना, तो बेसिकली ये जो पानी है ना, इसमें वो टेस्ट नहीं रहता है. सो इट गिव्स दैट टेस्ट टू द ड्रिंकिंग वाटर. वो जो मिट्टी की खुशबू वाला पानी है ना, वो पानी होता है विच इज़ नॉट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, दैट इज़ फिट. वो मैंने पूरा चेक हमने किया हुआ है, राइट. So it is not unfit, but yes, it is good for drinking. It is fit for drinking.
नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द व्हेन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज डिसॉल्व्ड गैसेस, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, जैसे ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हायर परसेंटेज ऑक्सीजन की होती है देन द ऑर्डिनरी एयर, राइट, इस पानी में। तो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्वेटिक लाइफ के लिए। वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इन द एक्वेटिक प्लांट्स। वहीं पर डिजोल्व्ड नाइट्रोजन ना इट इज कन्वर्टेड बाय बैक्टीरिया टू सम न्यूट्रिएंट्स फॉर द सबमर्ज्ड प्लांट्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स के लिए ये जो डिजोल्व्ड गैसेस है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब पानी तो सॉल्यूशन फॉर्म में ही है, तो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द डिसॉल्व्ड और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशंस। ट्रू सॉल्यूशन मतलब सबसे पहले सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। सो दीज आर द होमोजीनियस मिक्सचर्स, राइट, ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन, किस में डिजॉल्व होता है, सॉल्यूट, यस, डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो पार्टिकल साइज होता है ना, इट डिटरमिन्स कि कितनी विजिबिलिटी होगी और कितना द एबिलिटी ऑफ दिस टू पास थ्रू द फिल्टर, ठीक है। तो बड़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो हम बेसिकली 3 फॉर्म में, 3 चीज़ों में इनको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन विच आर होमोजीनियस मिक्सचर्स, जो क्लियर होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, विच आर विजिबल टू अस बाय द नेकेड आईज एंड दे इवन पास थ्रू द फिल्टर पेपर वेरी इजीली, और इट दे आल्सो डिफ्यूज थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि पार्टिकल्स एक्सट्रीमली स्मॉल साइज के होते हैं। सो दे कैन ऑल्सो बी सीन अंडर द अल्ट्रा, दे कैन नॉट बी सीन, सॉरी, अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप एंड दे डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। ठीक है, तो जब हम पानी को ऐसे छोड़ेंगे तो आपको ना नीचे कुछ सेटल, मतलब कुछ सेडिमेंट नहीं देखने को मिलेगा। सो दीज आर द ट्रू सॉल्यूशंस। इसके बाद अगर सेपरेशन की बात करें तो सॉल्यूट को हम इसमें से सेपरेट नहीं कर सकते केमिकली, लेकिन फिजिकल मीन्स जैसे कि इवेपोरेशन, जैसे कि एक मिक्सचर है या मतलब क्योंकि एक मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं, तो इवेपोरेशन से, फिजिकल मीन्स से हम ट्रू सॉल्यूशंस के सॉल्यूट्स को मतलब सेपरेट आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन, इसमें पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भी आता है, शुगर सॉल्यूशन, लेड नाइट्रेट इन वाटर, सो ऑल ऑफ देम दे कम अंडर द ट्रू सॉल्यूशंस। तो केमिकली अलग नहीं कर पाओगे, लेकिन फिजिकली आप इन सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग कर पाओगे। अब बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो ये एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। वो क्या था, होमोजीनियस, जो क्लियरली विजिबल है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भी लोगे ना तो भी आप उनमें वो पार्टिकल्स को नहीं देख पाओगे, केमिकल नहीं बल्कि फिजिकल मीन से आप सॉल्यूट को अलग कर पा रहे हो। तो यहाँ पर ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसकी अपेयरेंस ना थोड़ी टर्बिडिटी सी होती है, टर्बिड सी अपेयरेंस होती है, एंड बट अपेयर्स यूनिफॉर्म टू द आई। तो लेकिन थ्रू आउट द सॉल्यूशन ना ये यूनिफॉर्म ही दिखता है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं टर्बिडिटी ज़्यादा है कहीं टर्बिडिटी कम है, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्म ही दिखेगा। पार्टिकल साइज इंटरमीडिएट होता है बिटवीन द ट्रू एंड द सस्पेंशन के बीच में, नॉट विजिबल विद द नेकेड आईज, लेकिन फिल्टर पेपर से ये पार्टिकल्स पास हो जाते हैं, लेकिन मेम्ब्रेन से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से नहीं होते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के किसी से भी नहीं होते थे। पार्टिकल्स को हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं एंड दे डू नॉट सेटल इवन आफ्टर लॉन्ग स्टैंडिंग। तो जैसे हमने उसमें पढ़ा कि लॉन्ग स्टैंडिंग पर पार्टिकल्स नहीं सेटल डाउन होते, कोई सेडिमेंट नहीं मिलता है, कोलाइडल्स में भी आपको नहीं मिलेगा। अब इसमें ना बड़े सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सबसे पहले है लिक्विड एरोसोल, ठीक है। सो दे आर फॉग एंड हेयर स्प्रे, राइट। इसके सिवा सॉलिड एरोसोल, इसमें आ जाती है स्मोक विच इज सॉलिड इन गैस, राइट। उसके बाद आते हैं इमल्शन, जिसमें आते हैं पेंट, ठीक है। सो इट इज लिक्विड इन अ लिक्विड। एक और एग्जाम्पल है, इसमें सोल भी आते हैं, सोल का एग्जाम्पल है जैसे हमारा ब्लड होता है जिसमें लिक्विड में सॉलिड्स होते हैं। इसके सिवा आते हैं फोम,
तो फोम में क्या होता है, जैसे शेविंग फोम्स देखे होंगे, शेविंग क्रीम्स, तो ये फोम है। इसके सिवा एक और है जेल। जेल मतलब जेली, जिसमें कि लिक्विड इन सॉलिड होता है, तो सॉलिड के अंदर लिक्विड होता है, तो ये आपको याद रखने हैं। सो लिक्विड इन, सॉरी, इन सॉलिड, ब्लड में सॉलिड होता है इन लिक्विड, ठीक है, तो लिक्विड ज्यादा है, सॉलिड्स तो कम है उसमें। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स। सो कोलाइडल सॉल्यूशन की स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे इनमें ब्राउनियन मूवमेंट होता है, तो पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो रैंडमली कहीं को भी मूव करते रहते हैं, तो उसे ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, यानी कि जिग जैग मोशन ड्यू टू द कॉन्स्टेंट बम्बार्डमेंट बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। साथ ही साथ इनमें एक टिंडल इफेक्ट होता है। ये दोनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? इट इज अ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो जब लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो लाइट स्कैटर हो जाती है इन कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से, जैसे मिल्क, फॉग, इंक और स्टार्च सॉल्यूशन में, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स। नाउ कमिंग ऑन टू द सस्पेंशंस। नेचर की बात करें तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ऑफ अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स, राइट। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर विजिबल बाय द नेकेड आईज एंड दे डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, इवन दे डू नॉट पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बट दे कैन बी सीन इन अ सिंपल और एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। जब आप उसको काफ़ी देर तक रहने देते हो, से स्टिल रहने देते हो, तो ये पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन अगर ये अनस्टेबल होगा मिक्सचर तो ये सेटल डाउन नहीं होंगे। तो एग्जाम्पल जैसे कि सैंड इन वाटर, तो काफ़ी देर सैंड वाले पानी को आप सेटल, मतलब ऐसे अनडिस्टर्ब रखोगे तो सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। सो दीज आर द डिफरेंसेस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ट्रू कोलाइडल और सस्पेंशन के बीच में। ट्रू सॉल्यूशन जो होमोजीनियस है, बाकी दोनों हेट्रोजीनियस है। पार्टिकल साइज सबसे कम है ट्रू सॉल्यूशन में, और उसके बाद इंटरमीडिएट और लार्ज है। विजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर ये हमें नहीं दिखाई देते हैं पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स विजिबल है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में, और ये नेकेड आईज से भी विजिबल है, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिखा था ना, दे आर विजिबल विद द नेकेड आईज। नेक्स्ट बात करें, फिल्टर पेपर से ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स पास हो जाते हैं, कोलाइड के भी पास हो जाते हैं, लेकिन सस्पेंशन के पास नहीं होते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाते हैं, और ये इन दोनों के नहीं होते हैं। ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं, एंड दे आल्सो डू नॉट सेटल डाउन। लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स अगर हम उस लिक्विड को अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे। फिर है टिंडल इफेक्ट, तो इनमें नहीं होता है, इनमें होता है, और सस्पेंशंस में भी टिंडल इफेक्ट नहीं होता। बेसिकली टिंडल इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कोलाइड्स में होता है। ब्राउनियन इफेक्ट भी कोलाइड्स में ही होता है, सस्पेंशन में रेयरली देखने को मिलता है। पार्टिकल साइज की बात करें, सो इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, इट इज बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर, एंड इट इज लाइक लेस देन 100 नैनोमीटर ओनली। ओके, नाउ, सॉरी, हाँ, मोर देन 100 नैनोमीटर। नाउ कमिंग ऑन टू द सॉल्यूशंस, तो हमने ये पढ़ लिए सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। तो ये दोनों आपको पता है। अनसेचुरेटेड मतलब सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है सॉल्वेंट में एक गिवन टेम्परेचर पर। यहाँ पर सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं बची है सॉल्वेंट में एक गिवन टेम्परेचर पर। सुपर सैचुरेटेड मतलब कि अगर सॉल्यूशन कंटेन्स मोर सॉल्यूट देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा क्वांटिटी में है एज कंपेयर टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो दैट इज द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको मैंने यहाँ पर लिखा है, और आपको ये पढ़ने हैं और खुद समझ लेने हैं। एक बार आपके लिए मैं पढ़ देती हूँ। तो यहाँ पर सॉल्ट कम्प्लीटली डिसॉल्व होता है, अगर आप एक्स्ट्रा सॉल्यूट डालोगे, उसको डिसॉल्व करोगे, तो वो भी एक क्लियर यूनिफॉर्म सा सॉल्यूशन बना देगा। सेचुरेटेड सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा सॉल्यूट रिमेन्स अनडिसॉल्व्ड इवन आफ्टर स्टरिंग, और सॉल्यूशन हैज रीच्ड द मैक्सिमम डिसॉल्विंग कैपेसिटी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड को अनसेचुरेटेड में कैसे कन्वर्ट करोगे?
सीधी सी बात है कि हम उसको हीट कर देंगे, तो हीट करने से ना उसकी जो कैपेसिटी है ना डिज़ोल्व करने की वो बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, हम इसमें सॉल्वेंट ही ऐड कर देंगे, तो सॉल्वेंट की कैपेसिटी तो कम हुई है ना, उसको मतलब सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की, तो ज़्यादा पानी डाल दो, सॉल्वेंट को ही बढ़ा दो, तो फिर से कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं द प्रिपरेशन ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? तो अगर हमें सैचुरेटेड से सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, तो हम गरम पानी लेंगे, एक हॉट सूप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे सोडियम क्लोराइड का। इट कूल्स द सॉल्यूशन स्लोली विदाउट डिस्टर्बिंग इट। तो धीरे 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 क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है ये कूल होता जाएगा बिना उसको डिस्टर्ब किए। और जो हॉट सॉल्यूशन है इट कंटेन्स मोर dissolved solute then what it can remain dissolved at a lower temperature। तो हमें टेम्परेचर को बढ़ाना है, सॉल्यूट को मिक्स करते जाना है। बात समझ गए? सो मतलब और अब हमें इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए इसे हमें ठंडा करना है, तब हमें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, राइट? अब रीज़न क्या है इसका? जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी के बढ़ने से ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व होता है, पहली बात। कूलिंग के केस में क्या होता है, इट शुड क्रिस्टलाइज आउट, लेकिन जब कूलिंग इज अनडिस्टर्ब्ड तो एक्सेस सॉल्यूट स्टेज डिसॉल्व्ड टेम्परेरीली, और इसे ही हम सुपर सैचुरेटेड स्टेट बुलाते हैं। बात क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट होगा, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वयं। अब हम आते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर। तो क्रिस्टल्स क्या के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? क्रिस्टल क्या होते हैं हमें पता है ना, तो कुछ डेफिनेट रेगुलर शेप होती है कुछ सॉलिड्स की जिन्हें हम क्रिस्टल्स बुलाते हैं। ये एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है, पार्टिकल्स का शार्प एजेस होते हैं और फ्लैट स्पेसेस होते हैं, जैसे कि शुगर के क्रिस्टल्स, एलम और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। तो यहाँ पर एटम्स और आयंस वो एक 3D पैटर्न में अरेंज होते हैं और इसे हम क्रिस्टल लैटिस बुलाते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? क्रिस्टलाइजेशन इज सेपरेशन और डिपोजिशन ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन जेंटल कूलिंग। तो जब हम ये हॉट सा मतलब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं ना, तब इससे हमें कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं विच आर मतलब दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। हॉट वाटर वाई कूलिंग वर्क्स, सो बेसिकली हॉट वाटर डिसॉल्व्स सॉल्यूट, और जब ये कूल होता है तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है और एक्स्ट्रा सॉल्यूट सेपरेट आउट हो जाता है और उससे हमें क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। These are used for the purification of solids and these are also used for the purification of the pure salts. Now, coming on to the water of crystallization. Water of crystallization, when the crystals form from the hot saturated solution, they often combine with a definite number of water molecules. ये जो water molecules हैं, they enter a loose chemical combination with the salts. ठीक है, ये जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये सॉल्ट के साथ ना एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, लेकिन कोई बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मतलब वो होते हैं ना, बड़ी बेस्ट फ्रेंडशिप वाला रिश्ता नहीं बनाते हैं। एक लूज सा ये कॉम्बिनेशन, लूज सा एक बॉन्ड बना लेते हैं, एंड दिस डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर हो गई बात? तो अब रोल क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का? इट गिव्स क्रिस्टल्स देयर ज्योमेट्रिक शेप, उनको एक शेप देता है और उन्हें कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है। जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जैसे जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, सो द फॉर्मूला इज CuSO4.5H2O। दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दीज आर द this shows that this copper sulfate solution is a hydrated one, right? और इसका कलर हमेशा ही ब्लू होता है। तो water of crystallization exists in a fixed molecular combination with the crystalline salts। अब हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स, तो इनमें एक डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सॉल्ट के साथ कॉम्बिनेशन में होते हैं। जैसे मैंने आपको कॉपर सल्फेट का बताया, तो इसमें 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के।
वैसे ही सोडियम कार्बोनेट में 10 होते हैं, कैल्शियम सल्फेट में 2, कॉपर नाइट्रेट में 3 और कैल्शियम नाइट्रेट में 4। अब ये है इनके कॉमन नाम्स जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि केमिस्ट्री है और ये आएंगे। तो वॉशिंग सोडा is the common name of sodium carbonate, that is Na2CO3.10H2O, right? वैसे ही gypsum is the calcium CaSO4.2H2O, so this is gypsum, right? इसको हाफ H2O कर दो तो ये क्या बन जाता है मुझे बताना, POP बन जाता है। फिर कैल्शियम नाइट्रेट में जब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है तो इसे हम लाइम सॉल्ट पिटर बुलाते हैं। अब ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स के और ये आपको सारे के सारे आने चाहिए। मैं नाम नहीं पढ़ रही हूँ लेकिन आपको सारे आने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम एनहाइड्रस क्रिस्टल्स पर, यानी कि जिनमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, जैसे नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो इनमें हाइड्रेशन नहीं है। जैसे आपको याद है CuSO4.5H2O, राइट? इसका कलर क्या होता था? ब्लू, राइट? सो इट इज द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के क्रिस्टल्स। यही इसका एनहाइड्रस CuSO4 होता है, तो ये वाइट कलर का होता है। क्लियर हो गया? अब वाई डू सम सॉल्ट्स फॉर्म हाइड्रेट्स, क्यों बनाते हैं? मतलब ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इनके साथ हमारे सॉल्ट्स एक वीक सा कॉम्बिनेशन क्यों बना लेते हैं? सो द रीजन बीइंग, कुछ सॉल्ट्स के पास कुछ एम्प्टी स्पेसेस या वर्ड्स होते हैं उनके क्रिस्टल लैटिस में विच कैन होल्ड वाटर। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इस लैटिस को स्टेबलाइज कर देते हैं जब ये पानी के साथ ही वीक सा बॉन्ड बनाते हैं, एंड दीज सॉल्ट्स फॉर्म हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स। ये जो सॉल्ट्स है ना, दे लैक स्ट्रक्चरल स्पेसेस फॉर्मिंग एनहाइड्रस क्रिस्टल्स, राइट? सो बाकी जो सॉल्ट्स हैं इनके ये जो स्ट्रक्चरल स्पेसेस होते हैं, दी सॉल्ट्स लैक कुछ स्ट्रक्चरल स्पेसेस फॉर्मिंग एनहाइड्रस क्रिस्टल्स, राइट? तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वही पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं द अदर क्रिस्टल्स जिन्हें हम एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस भी बुलाते हैं। तो इनका नाम होता है हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और ये कैसे होते हैं? दे लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब हम इन्हें एयर से एक्सपोज करते हैं, सो देन दे कन्वर्ट इनटू अ पाउडरी और अमॉर्फस फॉर्म्स। एग्जाम्पल जैसे Na2CO3.10H2O, सो Na2CO3 प्लस वाटर, वैसे ही CuSO4.5H2O, सो CuSO4 प्लस वाटर। सो दीज आर द हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स। जैसे ही ये हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स एयर के एक्सपोजर में आते हैं इनका सारा का सारा पानी लूज हो जाता है। सो द वेपर pressure of water in the crystal is higher than atmosphere। तो इसकी वजह से यहाँ पर वाटर क्या हो जाता है? एस्केप हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्रिस्टल डीलिक्विसेंट सब्सटेंसेस। सो द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स सॉल्युबल इन वाटर। बिहेवियर कैसा होता है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और ये एक सॉल्यूशन बना लेते हैं और ये वाटरी हो जाते हैं। जैसे वो एनहाइड्रस हो रहे थे ये वाटरी हो जाएंगे। सो FeCl3 क्रिस्टल्स हैं, जब ये पानी के कांटेक्ट में, ये हवा के कांटेक्ट में आएंगे तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ये मतलब ये आयरन क्लोराइड का क्रिस्टल बना लेगा। वैसे ही NaOH सॉलिड होगा लेकिन बाद में ये भी क्रिस्टल नहीं सॉल्यूशन बना लेगा, नॉट क्रिस्टल। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? इसकी वजह से इट स्ट्रांगली अट्रैक्ट वाटर। बात क्लियर होगी? वहाँ वाटर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा था? मतलब वहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा था और यहाँ पर वेपर प्रेशर कम है। तो ये रीजंस हैं। नाउ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, इन्हें हम अमॉर्फस लिक्विड्स और सॉलिड्स भी बुलाते हैं।
एंड दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं बनाते, ये अपनी ओरिजिनल शेप को, ओरिजिनल स्टेट को रिटेन करते हैं। जैसे CaO ये सॉलिड ही रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी लिक्विड ही रहेगा। सो दे एब्जॉर्ब वाटर, अब ये पानी को एब्जॉर्ब तो करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि दे हैव स्ट्रॉन्ग affinity, right? And which is not enough to dissolve themselves, right? तो strong affinity है, लेकिन ये उतनी strong नहीं है कि ये खुद को इसमें dissolve कर पाए। तो ये कैसे हो गए? ये हो गए hygroscopic। तो ये तीनों पता होने चाहिए आपको other crystals वाले। नाउ द ड्राइंग एजेंट्स, मतलब कोई ऐसी चीज ना जो किसी से मॉइस्चर को या वाटर वेपर्स को रिमूव कर रही है। एग्जाम्पल, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मोस्टली ये गैसेस होती हैं, ठीक है, दे रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम मोस्ट ऑफ द गैसेस। और CaO क्विक लाइम ये भी रिमूव्स मॉइस्चर फ्रॉम मॉइस्ट गैसेस। और यहाँ पर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ये भी गैसेस से मॉइस्चर को हटाती हैं। तो बेसिकली ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, दे हैव हाई affinity, they have high affinity for water। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ डेसिकेटिंग एजेंट, सो ये वो ड्राइंग एजेंट्स हैं विच आर केप्ट इनसाइड द डेसिकेटर टू कीप द सब्सटेंसेस ड्राई। एग्जाम्पल, फ्यूज्ड CaCl2 एंड सिलिका जेल विच इज कॉमनली यूज्ड इन लैब्स, राइट? सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द डेसिकेटिंग एजेंट्स। क्या होते हैं? विच आर द ड्राइंग एजेंट्स जिन्हें हम डेसिकेटर्स में रखते हैं टू कीप द सब्सटेंसेस ड्राई। कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। नाउ द डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, तो दे रिमूव केमिकली कंबाइंड वाटर फ्रॉम द कंपाउंड्स। क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी वाटर के लिए अफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हमारे पास है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज कार्बन और वाटर में ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर ग्लूकोज कार्बन में टूट जाता है यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विच इज द ड्राइंग एजेंट। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हम एक ड्राइंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, तो मैं बोल रही हूँ आप इसको रिकॉल करते जाओ, रिवाइज करते जाओ। और अगर आपको लगता है कि हमें इस पीपीटी की ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, उसका यूज़ करो और इन पॉइंट्स को ना नोट्स बना लो, लिख लो, जो मर्जी करो, लेकिन इनको याद रखो, ठीक है? तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है? इट रिमूव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज वाटर, और पीछे क्या बच जाता है? एंड लीव्स कार्बन बिहाइंड, ठीक है? नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, तो मेटल का रिएक्शन पानी के साथ। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, सो रिएक्शन जो है ना वो एक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है। तो हमें पता है ना, हमने पढ़ी है, तो जितना ज्यादा रिएक्टिव वो उतने ही ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा। जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते जाएंगे, ये जो रिएक्शन है थोड़ा वीक होता जाएगा। फिर मेटल्स हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। सो मेटल्स आर अरेंज्ड फ्रॉम मोस्ट रिएक्टिव ऑन द टॉप टू लीस्ट रिएक्टिव एट द बॉटम। जो हायर होते हैं सीरीज में वो फास्टर और स्ट्रॉन्गर रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, और जो हाइड्रोजन के नीचे हैं जैसे कॉपर है, मरकरी है, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर हैं, ये पानी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं। अब जो हायर हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ये रिएक्शन बहुत ही विगरस होता है। इसीलिए ये रिएक्शन इतना ज़्यादा विगरस होता है कि यहाँ पर फायर भी लग जाती है, ठीक है? लाइलैक सी फ्लेम होती है, एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक होता है। तो इसीलिए हम इन मेटल्स को, स्पेशली पोटेशियम और सोडियम को, केरोसिन के अंडर स्टोर करके रखते हैं ताकि ये एयर और वाटर के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। सो यहाँ पर जैसे सोडियम और वाटर का आप रिएक्शन ले लो, तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये वो रिएक्शन है बच्चों जो बार बार पढ़ते आ रहे हैं, अब तक तो आपको याद खो ही गए हैं। सो दे रिवॉल्व इन द वाटर सरफेस एंड बर्न्स विद द गोल्डन फ्लेम,
ठीक है। नेक्स्ट, जो हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे कि कैल्शियम है, तो कैल्शियम भी मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो इट सिंक्स इन वाटर और यहाँ पर कोई फ्लेम नहीं होगा, इवन दो इट इज़ वेरी रिएक्टिव। इसीलिए ना सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम और पोटेशियम को माना जाता है। तो प्रोडक्ट में मेटल हाइड्रोक्साइड आएंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सो दीज आर द टू प्रोडक्ट्स व्हेन हाईली रिएक्टिव मेटल्स दे रिएक्ट विद वाटर। क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। थोड़ा सा नीचे आओ रिएक्टिविटी सीरीज में, अब आते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ऐसे कुछ मेटल्स। तो ये बॉइलिंग वाटर या स्टीम के साथ ही रिएक्ट करेंगे। आप इनको ठंडे या नॉर्मल पानी के साथ या इवन मतलब गुनगुने पानी के साथ आप इसको रिएक्ट नहीं करा सकते, बॉइलिंग वाटर या स्टीम चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीशियम जब पानी के साथ बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रो ऑक्साइड नहीं, सिर्फ ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और जब ये रिएक्शन होगा तो डार्जिलिंग वाइट लाइट हमें देखने को मिलेगी। एल्यूमिनियम की बात करें तो स्टीम के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो Al2O3 बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सो इट फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर विच सो द रिएक्शन इज वेरी स्लो। ठीक है, तो ये एक प्रोटेक्टिव सी लेयर बना देगा और रिएक्शन ये काफी स्लो देखा जाएगा। इसके सिवा अब जिंक के साथ जब स्टीम रिएक्ट करेगी, अगेन मेटल का ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो एक कॉम्पैक्ट ऑक्साइड कोटिंग देखने को मिलेगी। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, मैंने सब लिखा है यहाँ पर। आयरन जब रिएक्ट करेगा तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन में आयरन ऑक्साइड बनेगा। प्रोडक्ट क्या है? जब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। आगे अब आते हैं अनरिएक्टिव मेटल्स, मतलब वो जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं। तो ये ना ठंडे, गर्म, पानी, स्टीम के साथ किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। और क्योंकि जब किसी भी मेटल को रिएक्ट करना है वाटर के साथ तो इसको इसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, है ना। तो हाइड्रोजन को तो ये तभी डिस्प्लेस कर पाएंगे जब ये मेटल हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि वीक हैं, इसीलिए वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। आगे बढ़ते हैं रिएक्शन विद द मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। तो जब एक मेटल का ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। सो दीज रिएक्शंस दे फॉर्म एल्केलीज बिकॉज मेटेलिक ऑक्साइड्स आर द बेसिक ऑक्साइड्स। क्लियर? नेक्स्ट, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल से बने हुए ऑक्साइड, जैसे कार्बन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड। सो दीज फॉर्म्स एसिड्स। क्यों? क्योंकि दीज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दे डिजॉल्व इन वाटर, सो दे फॉर्म एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट, अब क्योंकि हम पानी की बात कर रहे हैं तो पानी ना दो तरह का होता है, एक हार्ड और एक सॉफ्ट। हार्ड वाटर जिसमें ना वो झाग नहीं बनता है, जैसे सोप को घोल दिया तो अब झाग नहीं बनेगा, तो ये इससे ना सोप हमारा वेस्ट हो जाता है। वहीं पर अगर झाग इजीली बन रहा है तो यहाँ पर सोप की वेस्टेज भी नहीं होती है और ऐसा पानी हमें कपड़े धोने के बहुत अच्छे काम आता है। सो इट कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स विच आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स और क्लोराइड्स बन जाते हैं। यहाँ पर दे डू नॉट कंटेन एनी डिजॉल्व्ड कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स। इस केस में नेचुरल वाटर फ्रॉम स्प्रिंग एंड रिवर वेल्स, तो ये सारा हार्ड होता है। वहीं पर रेन वाटर और डिस्टिल्ड वाटर सॉफ्ट वाटर की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं द टाइप्स ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस ना दो तरह की होती है, एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस को ना आप बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हो। तो इसमें बाइकार्बोनेट्स होते हैं ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। वहीं पर परमानेंट हार्डनेस को ना आप बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए उसमें क्योंकि इसमें क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, ये सब कुछ होता है।
नाउ द टेम्परेरी हार्डनेस इट द रेन वाटर क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड और ये एक कार्बोनिक एसिड बना देता है विच डिजॉल्व्स इन लाइम वाटर एंड मैग्नेसाइट एंड फॉर्म सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स, राइट। तो इस तरह हमारे कुछ कार्बोनेट्स बनते हैं जो इस पानी को हार्ड बनाते हैं। परमानेंट हार्डनेस के केस में ग्राउंड वाटर होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम डिजॉल्व होते हैं, तो ये क्लोराइड्स और सल्फेट्स बना देते हैं फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट ओनली। तो दिस इज द परमानेंट हार्डनेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है हार्ड वाटर के, तो जैसे इसमें ना लॉन्ड्री में हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि डिटर्जेंट घोलोगे बट झाग नहीं बनेगा, झाग नहीं बनेगा तो कपड़े कैसे साफ होंगे। ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल नहीं है, डोमेस्टिक यूजेस के लिए सूटेबल नहीं है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी सूटेबल नहीं है क्योंकि ये बॉयलर्स मतलब दे फॉर्म बॉयलर स्केल एंड रिड्यूसेस द एफिशिएंसी और यहाँ पर बॉयलर की एक्सप्लोजन भी हो सकता है। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, तो यहाँ पर ना इस केस में एक्चुअली ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, तो अब हम सिर्फ ये फोकस करेंगे कि हम ये टेम्परेरी हार्डनेस को बॉइलिंग से कैसे रिमूव करते हैं, मतलब होता क्या है। सो टेम्परेरी हार्डनेस में बाइकार्बोनेट्स होते हैं विच डीकम्पोज इन सॉल्युबल कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के केस में मैग्नीशियम कार्बोनेट ये सेटल डाउन हो जाते हैं एज इम्प्योरिटीज और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इससे जितने भी ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, हम इन्हें फिल्टर ऑफ कर सकते हैं और अब हमारा पानी सॉफ्ट हो जाता है। और ये जो कार्बोनेट्स हैं इनसॉल्युबल हैं अनलाइक द बाइकार्बोनेट्स। क्लियर हो गया। अब रिमूवल ऑफ हार्डनेस यूजिंग वॉशिंग सोडा दैट इज Na2CO3, सो सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट। सो इट रिमूव्स बोथ टेम्परेरी एंड द परमानेंट हार्डनेस। प्रिंसिपल क्या यूज कर रहे हैं, वॉशिंग सोडा हमें कैल्श कार्बोनेट आयंस देता है विच फॉर्म्स इनसॉल्युबल कार्बोनेट जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस बना देता है। सो द परमानेंट हार्डनेस का एग्जाम्पल है कि जैसे आपने सोडियम कार्बोनेट वाला पानी लिया, इसमें कैल्शियम सल्फेट डाला, तो इससे कैल्शियम कार्बोनेट नीचे सेटल डाउन हो गया और Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट बन गया। टेम्परेरी हार्डनेस का एग्जाम्पल है यही सोडियम कार्बोनेट लिया, इसमें सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट डाला, तो कैल्शियम कार्बोनेट नीचे सेटल डाउन हो गया और दूसरी तरफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। तो इस तरह हम इन हार्डनेसेस को रिमूव कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या है, जितने भी इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स हैं ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, हम इन्हें फिल्टर आउट कर पाएंगे और अब हमारे पास जो पानी बचा है वो है सॉफ्ट पानी। क्लियर है। चैप्टर लंबा है, चैप्टर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मतलब समझनी है, याद रखनी है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब भी एक-एक टॉपिक को उठाओ, उसको जब पढ़ो, तो उसको ना रफ में जैसे होता है ना फास्ट में कि याद रहे इसलिए लिख रहे हैं, बस फास्ट में उसको लिखते जाओ। इससे आपको ध्यान रहेंगी चीज़ें। और फिर भी अगर आपको लगेगा कि कहीं पर कोई डाउट है तो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। चलो अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो मैं क्वेश्चन बोलूँगी, आप आंसर ढूँढते जाना और मुझे बताना बाद में कि आपको आंसर्स आए या नहीं आए। नेक्स्ट, अ रीजन रिसीव्स ओनली सेलाइन ग्राउंड वाटर मतलब सॉल्ट वाला, सो द पीपल देयर कलेक्ट द रेन वाटर इन द टैंक्स फॉर ड्रिंकिंग, विच प्रॉपर्टी ऑफ द रेन वाटर मेक्स इट सूटेबल। क्या उसमें हाई डिजॉल्व्ड सॉल्ट होता है? नहीं, तो वो अनसूटेबल हो जाता। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, दैट्स राइट। ठीक है। नेक्स्ट, अ साइंटिस्ट फाइंड्स वाटर इज कलरलेस बट स्मेल्स फाउल, व्हाट डज दिस इंडिकेट। तो मतलब इसमें इसमें ये है कि इसमें ना फाउल स्मेल है, तो इसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर, डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। तो हार्मलेस मिनरल्स हैं तो स्मेल नहीं आनी चाहिए थी, डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं तो भी स्मेल नहीं आनी चाहिए थी, प्रेजेंस ऑफ डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, तो ये एक सही ऑप्शन है। Next, a water sample is clear, odorless but still safe. Which impurities may be present? तो water sample clear है, odorless है, but still ये unsafe है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसमें क्या हो, सैंड हो नहीं, इसमें सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स हो नहीं, इसमें क्या पता पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो, इसलिए ये अनसेफ है। अगर सैंड होती तो दिखाई देती, सोडियम के क्रिस्टल्स होते तो वो भी थोड़े तो पता चलता ना कि उसमें कुछ क्रिस्टल्स है, वो टेस्ट भी आता उसमें। लीव्स और ट्विग्स होते तो ये भी दिखाई देते हमें।
Next, a student heats a saturated salt solution and observes that more solute dissolves. What Why does this happen? तो जब उसने हीट किया तो हीट करने से solubility इंक्रीज हो जाती है कुछ सॉलिड्स की, जिसकी वजह से उसे ऐसा देखने को मिला। सो ज़्यादा सॉल्यूट वो डिसॉल्व कर पाया। अब a cold soda bottle fizzes when opened. Okay, a cold soda bottle fizzes more when opened than a warm soda bottle. Why? मतलब फ्रिज में रखी हुई बॉटल में फिज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो आपने नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वार्म वाटर डिजोल्व्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं। कोल्ड वाटर डिजोल्व्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड। यस। तो ये हमने एक स्पेशल केस वहाँ पर पढ़ा था, जहाँ पर गैसेस के डिजोल्व होने की बात हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी गैसेस की सॉरी, जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है? तो टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी गैसेस की डिक्रीज़ होगी, राइट? तो अगर टेम्परेचर कम होगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, अ बीम ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन पास थ्रू अ मिक्सचर, द मोस्ट लाइकली द मिक्सचर इज़। ट्रू होगा? नहीं, ट्रू में वो नहीं होता है। सस्पेंशन होगा? सो नहीं। क्या कोलाइड होगा? सो यस। सो यहाँ पर जब हम एक बीम ऑफ लाइट इससे पास करेंगे, तो हमें एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज द टिंडल इफेक्ट, right? So after shaking the sand and water, mixture looks cloudy but forms layers on standing. This mixture is, यहाँ पर क्या है? ये एक सस्पेंशन है, यहाँ पर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो उसको स्टिल रखने से सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट, अ ब्लू सॉल्ट टर्न्स वाइट ऑन हीटिंग, व्हाट प्रोसेस कॉज्ड दिस चेंज? तो ब्लू सॉल्ट वाइट हो गया जब हमने उसे गर्म किया, so it is due to the removal of water of crystallization. नेक्स्ट, क्योंकि पहले इसमें क्या था? CuSO 4.5H2O, और तब ये ब्लू कलर का था, लेकिन जब ये सिर्फ CuSO4 रह गया तो ये वाइट कलर का हो गया। A student prepares a saturated solution. What step is essential? Rapid cooling? नहीं। Gentle undisturbed cooling. So yes, अगर super saturated solution बनाना है तो यही तरीका है। ठंडा करना है gently और उसे disturb नहीं करना है। A solid left in open air forms a liquid. The substance is, तो ये कौन सा substance होगा? वो solid which solid left इन ओपन एयर फॉर्म्स अ लिक्विड। तो ये कैसा लिक्विड है? ये है डेलिक्विसेंट लिक्विड, जो कि आसपास से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और वो सॉल्यूशन बना लेगा। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको लिखवाए हैं। वाई इज अ फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड केप्ट इन अ डेसिकेटर? ताकि ये ना वहाँ की हवा से ना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले और जो अंदर रखी हुई चीजें हैं वो ड्राई रहे। नेक्स्ट, विच मेटल विल रिएक्ट मोस्ट विगरसली विद कोल्ड वाटर? तो कौन करते हैं? जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर हो जाते हैं। तो इसमें कैल्शियम है, राइट? सो पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। क्यों? क्या ये लेस रिएक्टिव है या सॉफ्ट मेटल है? प्रोटेक्टिव फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। तो ये एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना देता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अ सैंपल ऑफ वाटर फॉर्म्स कम विद सोप। व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जितने भी इस पानी में ना कुछ आयंस है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं, विच रिएक्ट विद सोप और वो स्कम बना रहे हैं। टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग बिकॉज बॉइलिंग इवेपोरेट्स वाटर। नो, बाइकार्बोनेट्स डीकम्पोज इनटू इनसॉल्युबल सॉल्यूट्स। तो यस, तो वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स बनेंगे और वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो वो हटा के हम ऊपर से सॉफ्ट वाटर ले लेंगे। Next, a salt solution remains clear after filtration, and shows no Tyndall effect. The particle size would be less than 1 nanometer. कोई settling नहीं है, कोई Tyndall effect नहीं है, मतलब वो एक true solution है। A gas becomes less soluble when water is heated. This is because, क्योंकि जब high temperature होगा तो देयर विल बी वीकर गैस वाटर इंटरैक्शन, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी
कम हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर वुड बी गैस एक्सपैंड्स नो, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड कैन नॉट होल्ड मोर गैस। तो पानी मूव करेगा, गर्म होगा और गैस बाहर को निकल जाएगी। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू जो आपको प्रैक्टिस करने हैं और इनको बिल्कुल ऐसे लिखना है जैसे आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो। खुद चेक करो, पेरेंट्स से चेक कराओ और फिर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और you can book your class with Learn Hub Swayam. So this was all from our today's session. I hope you like it. अब हम next time मिलेंगे. Till then all of you take care and as you all know Learn Hub मतलब free है पर best है.